अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द स्केलेटन। जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर्स में कहा था, व्हाट इज़ अ स्केलेटन। स्केलेटन इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स योर बॉडी इन अपराइट पोजीशन। यानी स्केलेटन जो है वो आपकी बॉडी को सीधा खड़ा होने में, मूवमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करने में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। And if we discuss about the deformities of the skeleton, it means deform का वर्ड जो है उसका मतलब है शेप चेंज करना। यानी डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन से मुराद हमारे पास वो सारे डिसऑर्डर्स होंगे जिसमें आपका जो स्केलेटन है वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से किसी भी तरह से जो है वो डिफॉर्म करेगा, यानी हटेगा, पोजीशन चेंज करेगा। आपका स्केलेटन का कोई भी पार्ट जो हेड टू टो, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, जो आपके क्रेनियम से स्टार्ट होके आपकी फुट टो तक जाता है, फुट अपेंडेजेस तक, तो ये जो है इसमें कहीं पे भी किसी भी लेवल पे किसी किस्म का भी जो डिफॉर्मिटी है, यानी शेप का चेंज है या स्ट्रक्चर का जो चेंज है, दिस इज़ कॉल्ड डिफॉर्मिटी। एंड दीज डिफॉर्मिटीज़ may be genetic, or they may be because of the environmental conditions, or they may be because of our daily routine activities। ठीक है। सो डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द स्केलेटन जो हैं उसकी वजह से क्या मेन चीज़ होती है। इफ़ योर स्केलेटल सिस्टम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ डिफॉर्म्ड, उसमें कोई नुक्स आ जाता है, कोई ख़राबी आ जाती है, तो जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो ये है कि आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, और उसकी वजह से जो है वो आपकी बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा जो है उसकी मूवमेंट जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, या पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं, यानी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो हमारे पास जो डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन है वो डिफरेंट तरह की हैं, एंड वी हैव देम बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एज सिनेरियो, कि एज के साथ साथ भी बहुत सारी नेचुरल डिफॉर्मिटीज़ हैं जो नेचर की वजह से आ जाती हैं। कुछ जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, कुछ नेचुरल डिफॉर्मिटीज़ हैं हमारे साथ जो गुजरती हुई वक्त के साथ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजिंग, उम्र का जो प्रोसेस है, उम्र गुजरने का जो प्रोसेस है, उसके साथ आपकी स्केलेटल सिस्टम में जो है वो आ जाती हैं। इन शॉर्टली अगर आप देखें तो जैसे हम कहते हैं कि जी हर चीज़ जब बनती है तो उसका जो प्रोफिशेंसी लेवल है, जो उसका परफॉर्मेंस लेवल है, वो बड़े हाई पीक पे होता है, मैक्सिमम रेंज पे होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो प्रोफिशेंसी लेवल है, जो उसका फंक्शनल लेवल है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही इंसानी जिस्म जो है उसके जो आज़ा हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं, या जो उसके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, सारे के सारे बिल्कुल अपनी पीक पे होते हैं जब आप टीनेज में होते हैं, दैन 30s और 40s, एंड आफ्टर 40s स्पेशली आफ्टर 50s जो है वो आपकी बॉडी जो है वो डीफॉर्म होना शुरू हो जाती है, उसमें डीजेनरेशन शुरू हो जाती है, और तभी जो है वो सारी मोस्टली जो डिजीज़ हैं वो आपके सामने आती हैं। और इसकी मेजर वजह जो है वो हमारा डाइट, सबसे बड़ी अगर आप चीज़ देखेंगे तो डाइट का प्रॉपर ना होना है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये सारी मेजर चीज़ें हैं जो कि आपकी डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम की वजह बनती हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर फूड लेते हैं फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ योर प्यूबर्टी, यानी अपनी ज़िंदगी के स्टार्ट से ही आप अपनी बॉडी की केयर करना शुरू करते हैं, तो आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर अपनाते हैं, तो फिर आप जो है वो लेट 50s और 60s और 70s में जो है आप इन डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन या और जो आपके प्रॉब्लम बॉडी को आते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स में, आप उनसे बच सकते हैं। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स हमारे पास हम डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी जेनेटिक कॉज है, यानी जो आपके जीन्स में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जेनेटिक रीजंस हैं हमारे पास, जो नेक्स्ट आगे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो शिफ्ट हो सकती हैं। म्यूटेशन हो जाए किसी भी टाइम पे, जब आपकी बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर जो है, मदर वॉर्म के अंदर जो है वो बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, एट दैट टाइम अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है तो उसको हम जेनेटिक कंसिडर करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट है। देन वी हैव द माइक्रोसेफेली। सबसे पहले क्लेफ्ट पैलेट, जिसको हम उठा हुआ तालू भी बोलते हैं आम जुबान में। आप अभी लेक्चर सुन रहे हैं तो सुनते सुनते आप अपनी ज़ुबान से अपना जो पैलेट है, पैलेटाइन है, तालू है, उसको टच कर सकते हैं। यानी आप जब अपनी ज़ुबान टच करेंगे, ज़ुबान को मूव करेंगे, तो ये आपका नाक का जो नीचे वाला हड्डी है, जो कि आपके माउथ का अपर जॉ का पोर्शन है, इसको हम पैलेट बोलते हैं, पैलेटाइन बोलते हैं, तालू बोलते हैं। तो आपकी ज़ुबान आपके तालू को टच करती है। क्लेफ्ट पैलेट से क्या मुराद है कि जो आपका पैलेटाइन है, इसमें पैलेटाइन पोर्शन में जो है, जिसको मैग्जिला पोर्शन भी कह सकते हैं, पैलेटाइन
पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है फेल टू फ्यूज़ है, यानी ये जो आपका तालू है उसमें बीच में एक होल ओपनिंग जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो है वो डेवलप हो जाती है और वो प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं हो पाती है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये ग्रेजुअली एंड स्लोली जो है ये फ्यूज़ होती है और जिसकी वजह से आपको ये एक पूरा हार्ड रिजिड सा पैलेटाइन स्ट्रक्चर जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं। बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशंस जो है ये पैलेटाइन जो है वो फ्यूज़ नहीं कर पाता और इसमें कहीं ना कहीं छोटा सा कोई जो है वो सुराख रह जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो नेज़ल फ्लूइड है, यानी जो आपका नाक का जो फ्लूइड है वो आपके ऑरल थ्रॉट में यानी आपके हलक में गिरता है। तो आपका नेज़ल फ्लूइड और आपका जो ऑरल फ्लूइड यानी जो आप मुंह से खाते हैं वो सारे मिक्स हो जाते हैं और फिर ये आपके लंग्स को डैमेज करते हैं और आपको सकिंग करने में यानी किसी चीज़ को चूसने में भी मुश्किल होती है। तो ये क्लेफ्ट पैलेट है हमारे पास। इसका कभी कभी, नॉट ऑलवेज, इसका कभी कभी एक सिम्टम जो है वो आपको अपने होंठ के ऊपर, बच्चों के जो होंठ के ऊपर एक कट आया हुआ होता है कि वो जो होंठ होते हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है अपर लिप में। तो वो लिप जो है वो बाहर से भी आप उसको देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि जी ये जो क्लेफ्ट पैलेट है। वो जो अपर लिप का जो दो लिप्स के बीच में जो गैप होता है, कट आया हुआ होता है, उसको भी सर्जरी के ज़रिए रिमूव किया जा सकता है। सर्जरी की जाती है, कभी एक सर्जरी से कभी 2-3 सर्जरी से उसको रिमूव किया जा सकता है और उससे फिर जो उसका स्पीकिंग डिसऑर्डर है यानी जो बोलने में मुश्किल होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्लेफ्ट पैलेट जो है वो हमेशा बाहर से लिप क्लेफ्ट के साथ भी नज़र आए। यानी क्लेफ्ट पैलेट आपके अंदर तालू के अंदर जो सुराख छोटा सा होता है बाय बर्थ, उसको कहते हैं। और अगर उसके साथ ही आपके बाहर का जो अपर लिप है उसमें भी कट हो तो उसको हम लिप पैलेट बोलते हैं, लिप क्लेफ्ट बोलते हैं। ये दोनों कभी कभी साथ भी होते हैं और कभी सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट अकेला ही होता है। और इसका जो मेजर ट्रीटमेंट है वो यही है कि इसको आप जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, सर्जरी के ज़रिए इसको आप क्योर कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसकी वजह से यही होता है, इसका जो हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट यही है कि इसकी वजह से जो आप फूड है वो लंग्स में ले जाते हैं, जिसकी वजह से एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है। व्हाट इज़ एस्पायरेशन नमूनिया? एस्पायरेशन नमूनिया इज़ बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूड इनटू द लंग्स है। यानी लंग्स के अंदर वही जैसे हमने बात की कि जी माउथ का या माउथ का जो नेज़ल और माउथ कैविटी का जो फ्लूड है वो आपके लंग्स में जा सकता है, या स्टमक का जो फ्लूइड है वो लंग्स में जाएगा, जिसकी वजह से आपको नमूनिया हो सकता है। इस क्लेफ्ट पैलेट का जो सिंपल सोल्यूशन है वो सर्जरी है और सर्जरी के ज़रिए से इस क्लेफ्ट पैलेट के इशू को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। ये क्योरेबल जेनेटिक इशू है हमारा डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन का। नेक्स्ट वी हैव द माइक्रोसेफेली। ये भी एक जेनेटिक इशू है जिसमें स्मॉल साइज स्कल होती है, बाय बर्थ ही बच्चों में पैदा होती है। ये भी जेनेटिक डिफेक्ट होता है। लेकिन माइक्रोसेफेली के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस तरह स्मॉल साइज स्कल के जो बच्चे पैदा होते हैं बाय बर्थ, ये क्योरेबल नहीं है। ये जेनेटिक डिफॉर्मिटी जो है ये क्योरेबल नहीं है। इसमें बच्चे जो हैं वो मेंटली रिटॉर्डेड होते हैं क्योंकि उनका स्कल जो है वो ग्रो नहीं कर पाता, उसकी वजह से उसके ब्रेन की ग्रोथ भी नहीं होती है और वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं हमारे पास ये बच्चे। नेक्स्ट इसमें जेनेटिक जो है हो सकती है दैट इज़ आर्थराइटिस। आपने आर्थराइटिस के बारे में सुना है, अपने नाना बू, दादा बू, दादी मी, जो घर में बूढ़े अफराद पाए जाते हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि वी हैव जॉइंट्स पेन, कि हमें उठने बैठने में जो है वो हमारी हड्डियों में से आवाज़ आती है। जब हम उठते हैं आवाज़ें आती हैं, या हम उठते हैं तो हमें बहुत शदीद पेन होती है। तो दिस इज़ आर्थराइटिस, यानी स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स, जिसको हम इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। स्वेलिंग का वर्ड जो है यानी सूज जाना, इन्फ्लेम हो जाना जॉइंट्स का। जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में जोड़ होंगे वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए और उस स्वेलिंग की वजह से जो है वो जब रगड़ खाती है हड्डी आपस में एक दूसरे के साथ, तो फिर उसकी वजह से पेन होती है। मोस्टली ये जो स्वेलिंग्स होती हैं ये लोअर लिम्ब पे यानी आपकी टांगों में होती हैं, और बूढ़े लोग अक्सर अपने घुटनों के दर्द का जो शिकायत कर रहे होते हैं वो इसी की वजह से ही कर रहे होते हैं। इसी आर्थराइटिस के डिफरेंट तरह की जो टाइप्स हैं उसकी वजह से करते हैं। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ हमारे पास डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं जो कि आपके जॉइंट्स को डिजेनरेट करती हैं। डिजेनरेट का मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसकी वर्किंग एबिलिटी कम होती चली जाती है। इसकी आर्थराइटिस की कई सारी टाइप्स हैं, जिसमें से मेजर जो है वो हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जो सबसे मेजर क्रॉनिक आर्थराइटिस है, यानी कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है। और ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या कई जो भी टाइप्स हैं हमारे पास है, अभी हम पढ़ेंगे आर्थराइटिस की। ऑस्टियो आर्थराइटिस है, गोइटी आर्थराइटिस है हमारे पास। ठीक है, ये जितनी भी टाइप्स हैं इनको आप पहले से
मतलब अगर आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप एक शुरू से ही अपनी ज़िंदगी में आदत बना लें एक हेल्दी फूड खाने की, प्रॉपर एक्सरसाइज करने की, तो आप इन बाद में आने वाले हर तरह की स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ से बच सकते हैं। तो जो पेशेंट्स होते हैं आर्थराइटिस के, जिनमें शुरू हो चुका होता है, क्योंकि ये आमतौर पर लेट 50s में ये आर्थराइटिस के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो सामने आना शुरू होती हैं, तो उसमें जो है वो जो पेशेंट्स होते हैं उनको कैल्शियम रिच फूड एडवाइस किया जाता है, विटामिन डी फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं जिन फूड्स के अंदर मौजूद होते हैं वो उनको एडवाइस किए जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, यानी बाहर से कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो इंटेक है वो किया जाए, ताकि जो बोन्स हैं उनको बाहर से एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिल सके और उनका जो डिजनरेशन प्रोसेस है वो स्लो हो सके। याद रखिएगा, जितने भी स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हैं ये इनमें से 90% जो होती हैं उन प्रोसेस को सिर्फ स्लो किया जा सकता है, वो क्यूरेबल नहीं होंगी। ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, हमारे पास डिफॉर्मिटी की जो वजह हो सकती है दैट इज़ हार्मोनल कॉजेज़ हो सकते हैं। हार्मोनल कॉजेज़ में यानी हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स की वजह से, उनकी ओवर सेक्रेशन या अंडर सेक्रेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि आमतौर पे फीमेल्स में ज़्यादा देखने के लिए आता है, और एजिड फीमेल्स में, हमारी नानी अम्मी, दादी अम्मी, वालदाएँ, उन सब के अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है वो आता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इट्स अ पोरस बोन, फॉर्मेशन ऑफ पोरस बोन, यानी हड्डियों का भुरभुरापन। हड्डियाँ जो हैं, आपकी जो बोन्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पोरस होती जाती हैं, और पोरस होते होते वो वीक हो जाती हैं, और फिर उनका जो एक हार्ड फर्मनेस होती है उनके अंदर, यानी जो सख्ती होती है वो कम होती चली जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ जो हैं वो सॉफ्ट, नाजुक हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, और किसी भी टाइम उनमें फ्रैक्चर हो सकता है, और वो फ्रैक्चर जो है वो फिर रिपेयरेबल नहीं होता या स्लो होता है। अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस को टेक्निकली देखें तो इसका मतलब है कि इट इज़ द बोन रिसॉर्प्शन आउटपेसेस बोन डिपॉजिट, यानी अगर हम बोन रिसॉर्प्शन का टॉपिक देखें, पॉइंट देखें, तो इसमें क्या होता है कि बोन रिसॉर्प्शन के प्रोसेस में जो आपके बोन सेल्स होते हैं, जिनको हम ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, वो आपकी ही बोन को तोड़ना शुरू कर देते हैं, आपका बोन का टिश्यू जो है उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, और उस बोन ब्रेकेज की वजह से, ब्रेक डाउन की वजह से मिनरल्स रिलीज़ होते हैं, स्पेशली जिसमें कैल्शियम होता है। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये फिर आपकी बोन, जो आपकी बोन को स्टिफनेस दे रहे थे, सख्ती दे रहे थे, मजबूती प्रोवाइड कर रहे थे, वो मिनरल्स जो हैं जब वो रिलीज़ हो जाएंगे और बोन टिश्यू में से निकल के वो आपके ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाएंगे, तो आपकी जो बोन है उसमें फिर उन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो बोन है वो सॉफ्ट होती जाएगी, कमज़ोर होती चली जाएगी, तो जो है उसके फ्रैक्चर के चांसेस हमारे पास ज़्यादा हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ये मोस्टली एजिड वुमेन्स में होता है, इन विच इज़ रिलेटेड टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। अगर इन उसको हार्मोनल प्रोसेस के साथ रिलेट करें तो जो ऑस्टियोक्लास्ट्स हैं, जो मैंने भी कहा था कि जो आपकी बोन को डिजनरेट करना शुरू करते हैं, they start this degeneration because of the lower level of estrogen level. एस्ट्रोजन हमारा बॉडी के अंदर मौजूद वो हार्मोन्स है जो औरतों के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में, उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब फीमेल्स जो होती हैं वो अपने मीनोपॉज में चले जाती हैं, यानी जब उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन भी जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस होते चले जाती है, और ये एस्ट्रोजन जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट को डिजनरेशन के प्रोसेस से रोक रहा होता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन लेवल ही कम हो जाएगा तो फिर डेफिनेट सी बात है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन्स करना शुरू कर देंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो एक थेरेपी है वो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी है जो की जाती है, जिसको हम ERT भी कहते हैं, जो कि सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन जो है वो इसके अगेंस्ट समझी जाती है। इसके अलावा ऐसा फूड दिया जाता है जो कि ऐसी मेडिसिन होती हैं बिसफॉस्फेटेजिस जिसके अंदर होता है, जो कि अच्छी ट्रीटमेंट कर सकती हैं, इसको स्लो डाउन कर सकती हैं। बट ऑलवेज़ कीप दिस इन माइंड कि चाहे एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो या बिसफॉस्फेटेजिस की मेडिसिन जो दिए जाएंगे, ये सिर्फ स्लो डाउन करते हैं आपके प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस को, क्योंकि हमारे पास मोस्टली, मैंने जैसे कि पहले कहा कि जेनेटिकल प्रॉब्लम्स जो है, ये जो आपके बोन डिफॉर्मिटीज़ हैं, ये प्रॉब्लम जो है वो स्लो ज़रूर किए जा सकते हैं, लेकिन इनको प्रॉपरली 100% क्योर नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट थर्ड कॉज जो हमारे पास हो सकती है दैट इज द न्यूट्रिशनल कॉजेज है. न्यूट्रिशनल कॉजेज मीन द लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन योर फूड सप्लीमेंट्स, यानी जो आप खाना खा रहे हैं उस खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, दैट मे बी द कॉज हो सकती है. इसकी वजह से सबसे मेजर जो हमारे पास हैं वो है ऑस्टियोमलेजिया यानी सॉफ्ट बोन्स हैं, जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स शामिल हैं, जिसमें जो बोन्स हैं उनको प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिलते क्योंकि आप एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, आप एक अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद हों. तो उसकी वजह से आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं. इसमें आपके जो प्रॉपर मिनरल्स जो हैं उनकी सप्लाई नहीं पहुंचती. सबसे मेजरली आपका जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं वो डिपॉजिट नहीं होते हैं, सो द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीकर. और जब बोन सॉफ्ट एंड वीक हो जाती हैं तो फिर उसकी वजह से है आपका जो बोन फ्रैक्चर का लेवल है वो जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है. ठीक है. मेन सिम्टम इज़ द पेन व्हेन द वेट इज़ पुट ऑन द इन्फेक्टेड बोन. ठीक है. उसके अलावा ऑस्टियोमलेजिया के अलावा रिकेट्स है जो कि आमतौर पर छोटे बच्चों में देखी जाती है, जिसमें बच्चों जो हैं उनको जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनकी जो टांगें हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, यानी बोर्ड लेग्स हैं, और उनका पेल्विस जो है यानी जो उनका हिप बोन होता है वो टेढ़ा हो जाता है. यानी ऐसे बच्चों के चलने में आपको उनके चलने से ही अंदाज़ा हो जाता है, उनकी प्रॉपर चाल नहीं होती, उनकी प्रॉपर गेट नहीं होती है, वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है. और इसको ट्रीट भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स लेके जो है इसको किया जा सकता है. जैसे कि सबसे अच्छा तरीका हमारे पास विटामिन डी ऑब्टेन करने का है कि ऑरली लेने के बजाय अगर आप धूप में बैठ जाते हैं, अगर आप डेली जो है वो आधा घंटा कम अज़ कम भी जो है वो अच्छी धूप, अच्छी से मतलब इतनी तेज़ धूप नहीं, मतलब थोड़ी सी कम तमाज़त वाली जो धूप होती है उसके अंदर आप आधे घंटा 30 मिनट्स और 45 मिनट्स तक आप बैठ जाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर बोन्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास इसी में हमारे पास डिस्क स्लिप है जो एक डिफॉर्मिटी है. दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द न्यूट्रिशनल कॉजेज़. ये न्यूट्रिशनल कॉजेज़ की एग्जांपल में नहीं आती. ये एक जर्नल स्केलेटल डिफॉर्मिटी है. हमने 3 मेन कॉजेज़ देखी थी, अब ये एक और जर्नल डिफॉर्मिटी है जो कि बड़ी कॉमन है हमारे पास, डिस्क स्लिप जिसको हम बोलते हैं, या हर्निएशन भी कहा जाता है, हर्निएटेड डिस्क या डिस्क स्लिप. ये मोस्टली विद द एज ऑफ पर्सन जो है वो होती है, मर्दों में भी हो सकती है, औरतों में भी हो सकती है. यानी आपके हड्डी के जो आपकी मोहरे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मोड़े हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, वो जो वर्टिब्रीज हैं वो स्लिप कर जाते हैं. अब वो स्लिप करने से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल आपका वर्टिब्रल कॉलम टूट जाता है. आपके जो वर्टिब्रीज हैं वो स्लाइटली सा 1 मिलीमीटर का भी एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाएंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे. तो जब वो पोजीशन चेंज करते हैं तो आपको पता है कि जो आपका वर्टिब्रल कॉलम या आपके वर्टिब्रीज हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं. आपके 33 मोहरे हैं, वर्टिब्रीज हैं, और वो अंदर से हॉलो होते हैं, और उनके बीच में से एक थिक थ्रेड ऑफ नर्व फाइबर्स जो है, जिसको हम नर्व कॉर्ड कहते हैं, वो उसके बीच में से गुजर रहा होता है. स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, वो उसके बीच में से गुजर रहा है, और गुजर के आपके क्रेनियम को आपके लोअर लिम्ब के साथ जो है वो ज्वाइन कर रहा है. आपकी सारी सेंसेस जो हैं, क्योंकि नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, तो आपकी सारी सेंसेस उसके साथ रिलेटेड हैं. और अगर ये ज़रा सा 1 mm का भी डिस्क स्लिप होता है तो ये जो वर्टिब्रीज हैं वो आपके उस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, जो आपका नर्व कॉर्ड है उसके ऊपर प्रेशर डालता है. और जब वो मुस्तकिल उसको प्रेशर डालेगा तो आपका जो नर्व कॉर्ड है उसकी वजह से आपको बड़ी सिवियर पेन होगी. आपके लोअर लिम्ब यानी जो आपके नीचे के बॉडी के हिस्से हैं, टांगे हैं, आपका हिप बोन है, आपके पाँव हैं, उनमें शदीद पेन होने के साथ साथ उसमें इनमें इम्पेयरमेंट भी हो सकते हैं. इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है कि अगर वो जो मोहरा आपका वर्टिब्री है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेस कर रहा है तो उस प्रेसिंग की वजह से वो क्रश भी हो सकता है. आपका स्पाइनल कॉर्ड अगर क्रश हो जाएगा, न्यूरॉन्स क्रश हो जाएंगे, एक्सॉन्स इफेक्ट हो जाएंगे, तो फिर आपका जो लोअर लिम्ब है यानी आपके जो रीढ़ की हड्डी से नीचे वाला जितना पोर्शन है, आपकी टांगें, आपके हिप बोन्स, तो उनमें किसी भी किस्म की मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, हर तरह की सेंसेस ख़त्म हो जाएंगी, आप अपनी मर्ज़ी से उनको हिला नहीं सकेंगे और किसी भी चीज़ को आप फील नहीं कर पाएंगे. तो ये जो हर्निएटेड डिस्क है उसका ये प्रॉब्लम्स होते हैं. अगर टेक्निकली इसको देखा जाए तो बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पे एक एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे पास. ईच इनवर्टिब्रल डिस्क इज़ a cushion-like pad composed of an inner semi-fluid nucleus pulposus, यानी अंदर एक सेमी फ्लूइड जो स्ट्रक्चर है वर्टिब्रीज के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियस पल्पस बोलते हैं, जो कि एक रबर बॉल की तरह काम करता है और इलास्टिसिटी देता है, कंप्रेशन करता है, स्ट्रॉन्ग है. और उसके बाहर जो है वो एक आउटर फाइब्रोकार्टिलेज का एक हार्ड स्ट्रक्चर है, रिंग है, जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं. यानी बाहर से एनुलस, जैसे अगर इस टाइम आपको ये पेन सामने नज़र आ रहा है तो इस पेन का ये जो ब्लैकर
पोर्शन है ये एन्युलस फाइब्रोसिस है, और इस पेन के अंदर जो इसका एक लंबा सा एक निब होगा उसको हम न्यूसोलस पल्पोसस बोलेंगे, जो कि एक रबर बॉल की तरह काम करता है। और जब आपका डिस्क स्लिप होता है, यानी जब दो वर्टिब्रेज एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते हैं, तो उसमें आमतौर पे होता ये है कि जो आउटर एनुलस फाइब्रोसिस है ये रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो इनर न्यूसोलस पल्पोसस जो कि एक बॉल लाइक फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर है, एक फ्लूइड की तरह का सेमी फ्लूइडी स्ट्रक्चर है, वो उसमें से बाहर निकल आता है। वो ज़रा सा भी बाहर निकल आता है, ऊजेज आउट हो जाता है, जैसे कोई अंदर लिक्विड बंद किया हुआ हो और बाहर से वो जो बॉटल है वो उसमें कहीं सुराख हो जाए तो वो थोड़ा सा जो सेमी लिक्विडी सा फ्लूइड है वो बाहर को निकल आता है, एक आउटग्रोथ की तरह का। और वो जो बाहर को निकला हुआ एक आउटग्रोथ होता है वो इफेक्ट करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को, वो मुस्तकिल उसको पिंच करता रहता है, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो प्रोफिशेंसी है, न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो इफेक्ट होती रहती है। दिस इज़ कॉल्ड हर्निएशन,